Alright. So in last class we studied कि एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जैसे NaCl, चीनी, ये सब चीज़ें जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है उन सब का एक एक 3D अरेंजमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लैटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस। और लैटिस का एक छोटा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल एक छोटा सा पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल सॉलिड का जिसको रिपीट करने से पूरा लैटिस जनरेट होता है। व्हाट आई मीन टू से इज, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अगर मैं 1 चम्मच चीनी की बात कर रहा हूं तो जो चीनी है उस चीनी के अगर अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस चीनी के अंदर हमें बहुत ही छोटे 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 रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और ये छोटे छोटे रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल किसी क्रिस्टल के स्मॉल रिपीटिंग पोर्शंस को बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है मयंक, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बात ये है यूनिट सेल की कितने टाइप्स होते हैं वो आज हमें पढ़ना है कि हर एक सॉलिड के जो यूनिट सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। So we are talking about types of unit cell in today's class. और यूनिट सेल के टाइप्स कुछ 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला टाइप है, इसे नोट करते हुए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? जिसके कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। सपोज ये एक यूनिट सेल है, ये दिस इज अ यूनिट सेल। अगर इसके सारे कॉर्नर्स पर हमारे पार्टिकल्स हों, एक इधर, हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल हो। अच्छा, अगर तुम्हें पता हो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो एक हमें दिख नहीं रहा है कि इससे बिल्कुल पीछे है, तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर particles are only present at the corners, particles are present only at the corners, ऐसा यूनिट सेल कहलाता है हमारा प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये वाली बात समझ में आई? इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं पर पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये जो एक एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आ रहा होगा इसमें? 1/8। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें, सपोज एक पार्टिकल को देखते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है जिसे हम देख रहे हैं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल आशीष, देखो कितने कितने यूनिट सेल का पार्ट बनेगा, ये देखना है। तो ये वाला जो यूनिट, ये वाला जो पार्टिकल है, ये चार, ये वाले पार्टिकल यूनिट सेल्स का पार्ट है, ये नो? जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इन चारों के ऊपर शेयर हो रहा है। और अगर हम बात करें इसी के अंदर, इसी के जस्ट ऊपर हमारे पास इसी के ऊपर 4 और पार्टिकल होंगे, 4 और यूनिट सेल होंगे। इसके जस्ट ऊपर एक ऐसे, ठीक है ना, एक इसी के साथ यहां पे,
ये इनके भी तो सेंटर में आएगा, ये वाला जो कॉर्नर होगा, ये वाला पार्टिकल 4 नीचे वाली फ्लोर के और 4 ऊपर वाली फ्लोर के 8 यूनिट सेल्स का पार्ट होगा, यस और नो? ये क्लियर है? ये बात माइंड क्लियर है? तो अगर मैं इन सबको की बात करूं, द पार्टिकल एट द कॉर्नर इज shared by 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड अगर मैं यहां पे लगाऊं, 8 1 पार्टिकल, या फिर मैं बोलूं 8 यूनिट सेल्स शेयर 1 पार्टिकल एट द कॉर्नर। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में 1 यूनिट सेल will have how many particle? 1/8 particle from the corner। ये वाली बात सबको समझ आई? yes or no? ठीक है, अब नाउ देर आर 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हैं, और 8 कॉर्नर में से हर एक कॉर्नर का पोर्शन कितना आ रहा है? 1/8 पार्टिकल हर एक कॉर्नर पे आ रहा है। तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया? एक यूनिट सेल के अंदर टोटल पार्टिकल कितना हुआ? 1 पार्टिकल और 8। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना एटम्स आते हैं? एक यूनिट सेल में प्रिमिटिव का सिर्फ एक ही एटम आता है, क्योंकि हर एक कॉर्नर से 1/8 पोर्शन आ रहा है। और आशीष कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, हर एक का 1/8 आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 पार्टिकल। ये नोट कर लिया? समझ आया? रिपीट करूं? ठीक है, यश आया ये समझ या नहीं आया? नहीं आया? अच्छा देख यश, ये एक एटम है, सपोज इस एटम पे जूम करते हैं। इस एटम पे तुम मुझे बता कि इस एटम का बस इतना सा पार्ट ही इस यूनिट सेल में आ रहा है, यस और नो? है ना? ये कितना पार्ट आता है? ये आता है सिर्फ 1/8, बाकी 7-8 पार्ट इस यूनिट सेल के बाहर है। ये वाली बात समझ में आई? अगर हर एक का 1/8 आएगा तो ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। तो एक यूनिट सेल में अगर मैं बोलूं मिलाकर कितना पार्टिकल आ रहा है, तो 8 में से 1/8 आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यश ठीक है, नोट कर लो। इज दिस क्लियर? हृदय, कनिष्का, नमन, नितांश? ठीक है, कनिष्का अब क्लियर हुआ है या डाउट है अभी भी? रानी, सिद्धार्थ? तो वो एक पार्टिकल वाली बात नहीं आई अभी तक। एक पार्टिकल 1/8 वाला पार्ट समझ आ गया? यस सर। तो 1/8 पार्टिकल हर एक कॉर्नर से आएगा ना? 8 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, हर एक कॉर्नर में से 1/8 आएगा, यस और नो? यस सर। तो हर एक 8 कॉर्नर से 1/8 पार्ट आएगा, तो 8 इंटू 1/8 1 पार्ट आएगा। ये वाला पॉइंट पूछे थे या इससे पहले वाला कोई? नो सर, ओनली दिस ग्रीन वन। हाँ, ये ग्रीन वाला समझ आ गया अब? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल समझते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर को FCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FCC। फेस सेंटर यूनिट सेल को समझो, यहां पे भी हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, इसके हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, तो इसके हर एक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट है। आठ कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर में दिख नहीं रहा क्योंकि एक कॉर्नर इसके पीछे होगा, है ना? और इसके साथ साथ एक जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स इसके फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। फेसेस मतलब ये जो फेस होता है हर एक का,
तो टोटल कितने फेस होते हैं क्यूब के? 1 2 3 ये और 3 पीछे, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर इस फेस वाले की बात करूं मैं, अच्छा तुम ये सोचो, ये हमारे पास एक फेस वाला एटम है, सपोज ये फेस वाला एटम है, फेस वाला पार्टिकल है। अगर मैं बोलूं ये फेस वाला पार्टिकल कितने क्यूब्स में शेयर होगा? 2 में होगा ना, क्योंकि एक ये और एक ये, इन दोनों के का ये कॉमन फेस होगा जो इसको मैंने कवर किया है, जिसको ये इन दोनों के अंदर आएगा। ये वाला पार्टिकल आधा इसमें जाएगा तो आधा किस में जाएगा? इसमें। तो बात ये है, पहले तो ये को फेस सेंटर होता क्या है? फेस सेंटर होता है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the center of faces in addition to those at each corner। हर एक कॉर्नर पे भी पार्टिकल है, हर एक कॉर्नर पे भी पार्टिकल है, और कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक के फेस के सेंटर पे भी है, इसीलिए इसे फेस सेंटर बोला जा रहा है। तो यश, ये वाला जो पार्टिकल है ये 2 क्यूब्स में शेयर होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि 2 यूनिट सेल शेयर अ फेस, शेयर 1 पार्टिकल एट फेस, फेस वाला पार्टिकल 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो 1 यूनिट सेल के पास कितना पार्टिकल होगा? 1/2 पार्टिकल एट द फेस, मतलब आधा एक में जाएगा तो आधा दूसरे में जाएगा। ठीक है, अब फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस, और हर एक फेस से कितना आएगा? हाफ फ्रॉम 1 फेस, फ्रॉम ईच फेस। तो फेसेस से कितना पार्टिकल आएगा? 3, है ना। और कॉर्नर, हाँ वेरी गुड। तो अब कॉर्नर की बात करें तो 8 कॉर्नर, और कॉर्नर का हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1/8 आता है। तो कितना पार्टिकल आएगा? 1 फ्रॉम द कॉर्नर। तो टोटल कितने आएंगे? टोटल एक फेस सेंटर में 4 पार्टिकल्स या एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। टोटल 4 एटम्स इन 1 यूनिट सेल। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर हाँ बोलो। सर जैसे हमें कॉर्नर्स के भी पार्टिकल 1/8 इंटू 8 करने के बाद निकालना पड़ता है, उसके बाद हमें फेसेस का भी ऐड करना होता है। हाँ, क्योंकि हमने बोला ना कि फेस सेंटर में एक तो सेंटर ऑफ फेसेस पे होते हैं और कॉर्नर पे भी होते हैं, तो टोटल निकालने के लिए हमें सारे ऐड करने पड़ेंगे। सर पर जो अंदर मिडिल में होता है एक पार्टिकल, उसका क्या होगा? मिडल में कोई पार्टिकल नहीं होता इसमें, वो बॉडी सेंटर में होता है। इसके अंदर सिर्फ फेसेस पे होते हैं, 6 फेसेस पे। ठीक है, अगर इस डायग्राम को तुम बना नहीं पा रहे हो तो प्लीज फेस सेंटर को बनाने के लिए ऐसे क्यूब बनाना, और क्यूब बना के तुम इसको दिखाना कि देख, तो एक तो पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पे दिखा देना, ब्लू ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो कॉर्नर्स वाले हो गए, और फेसेस वालों को फेसेस के सेंटर पे लगाना, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा फेस सेंटर अगर तुम हाथ से बनाना चाहो। थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल जो हमारा काम का है, दैट इज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? BCC वो से एक बोलते सेकंड, हैं। वो वाली स्लाइड वापस से कर दीजिए। हाँ, डन। यस सर। अच्छा, बॉडी सेंटर में ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है, कॉर्नर्स पे भी होते हैं, ठीक है, और एक बॉडी के सेंटर पे होता है। तो कॉर्नर्स पे भी होंगे पार्टिकल्स, और बॉडी के
सेंटर पे भी एक पार्टिकल होगा। एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में भी होता है। बॉडी के सेंटर में मतलब इसके ऑब्वियसली इसके अंदर होगा वो, ठीक है ना। वो पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच है, इस क्यूब के सेंटर में वो एक पार्टिकल और प्रेजेंट है इसके सेंटर में। तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे, तो हम एक रफ डायग्राम अपने हाथ वाल से डायग्राम बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कॉर्नर्स वाले, और एक बॉडी के सेंटर में। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट वी विल से atoms या particles are also present at the body center, are also present at body center in addition to the corners, in addition to those at corners. तो इसका तुम खुद निकाल सकते हो कितने पार्टिकल्स आएंगे, 1 या अच्छा एक तो बॉडी सेंटर के अंदर तो 1 और कॉर्नर से कितना 1। तो देखो बॉडी सेंटर वाला तो पूरा का पूरा अंदर है, बॉडी सेंटर से एक पार्टिकल और 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, तो 1 कंट्रीब्यूशन वहां से, टोटल कंट्रीब्यूशन 2 एटम्स इन 1 यूनिट सेल टोटल। तो ये वाली बात सबको समझ आई है, येस और नो? नितांश कौन सा रिपीट करने को बोल रहे हो, फेस सेंटर बॉडी सेंटर? सर फेस सेंटर। हाँ तुम बोलो, समझ में नहीं आया? देखो ये जो बॉडी के सेंटर पे है ये तो पूरा का पूरा अंदर है, तो एक पार्टिकल पूरा का पूरा बॉडी सेंटर पे, 8 कॉर्नर से 1/8 आया, टोटल 2 हो गया। ठीक है, और फेस सेंटर में नितांश ये देखो, जो फेस के सेंटर पे होता है वो 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, ये बात क्लियर है नितांश? यस सर। तो अब फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? देखो यहाँ पे तुम्हें 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस से आधा पार्ट आएगा, तो टोटल 3 तो फेस से आएंगे। यस और नो नितांश? यस सर, आ गया सर। आगे ठीक है। तो अब ये जो हमारे नंबर्स आए हैं, देखो बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4 और प्रिमिटिव में 1, ये जो नंबर्स आए हैं इन सब को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड वैल्यू। ठीक है, 3 टाइप, एक और होता है एंड सेंटर। ठीक है, एंड सेंटर हमारे, बस उसकी डेफिनेशन कोर्स में बता देता हूं फिर भी। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर होता है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट opposite faces in addition to those on corners. एंड सेंटर में क्या है कि एनी 2 ऑपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखो फेस सेंटर में क्या था, फेस सेंटर में हर एक फेस पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे कोई 2 ऑपोजिट फेसेस ले लेते हैं, एक ये फेस हो गया एक ये, तो 2 फेसेस ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, बाकी कॉर्नर पे होते हैं। तो इसको भी तुम निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है, हो जाएगा। 2 हाफ इंटू 2 1 और एक कॉर्नर से, तो ये बीसीसी जितना ही आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, है ना। तो ये एंड सेंटर्ड है। हृदय क्या कह रहे थे तुम, फिर से बोलो। मैंने कहा था वो लास्ट स्लाइड वाली, बस हो गया, नोट कर लिया? सर एक लास्ट पॉइंट बचा था, बस एक से कर लो। सर कर लिया। ठीक है, एंड सेंटर भी हो गया। अच्छा अब मैं कह रहा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, एक नंबर है
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, Z याद रखना। Z होता है कि इतने पार्टिकल एक यूनिट सेल में। तो जो प्रिमिटिव वाला था, प्रिमिटिव में कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल थे, टोटल पार्टिकल्स। प्रिमिटिव के लिए Z की वैल्यू इज 1, प्रिमिटिव के लिए Z इज 1। अच्छा, BCC में Z वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। FCC में Z वैल्यू इज 4। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज Z वैल्यू फॉर प्रिमिटिव, MCQ में आए तो 1, कैसे आया ये भी तुम्हें समझ आ गया। BCC में Z वैल्यू क्या है, 2, और FCC में Z वैल्यू क्या है, 4। अच्छा, तुम्हें दो पैकिंग कराई थी लास्ट क्लास में, HCP और CCP। वो जो HCP और CCP है वो दोनों के दोनों FCC यूनिट सेल बनाते हैं। तो HCP और CCP जो पैकिंग कराई थी वो भी FCC का पार्ट है, ये भी याद, फेस सेंटर यूनिट सेल ही बनाते हैं। इज दिस क्लियर? नामन, नितांश, सिद्धार्थ, रानी, सर एनसीपी अमृत, क्या था? बोलो क्या कह रहे हो। सर एनसीपी क्या था? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो लास्ट क्लास में की हमने, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तुम रिवाइज नहीं करते हो हृदय? प्लीज रिपीट एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट एनी टू ऑपोजिट फेसेस। कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस ले लेते हैं, तो दो ऑपोजिट फेस है, एक ऊपर वाला नीचे वाला ले लिया सपोज, और बाकी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर कनिष्का? ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। तुमने देखा हर एक यूनिट सेल अलग अलग एटम्स को पैक कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि सपोज हमारे पास दो लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। ये दो लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपने बैग्स बनाए, तो दोनों के जो बैग्स बनेंगे क्या वो इक्वली एफिशिएंट बनेंगे? नहीं, सबकी पैकिंग की एफिशिएंसी अलग होती है। कोई बहुत अच्छे से पैक कर सकता है अपना सूटकेस, और कोई ऐसे ही पैक कर ही ना सके, उसकी पैकिंग हो ही ना पाए, ऐसा हो सकता है। तो द पॉइंट इज कि सपोज ये सूटकेस है, इस सूटकेस में कितने कपड़े तुम पैक करते हो, तो उसके ऊपर उस सूटकेस की पैकिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है, कितना अच्छे से पैक किया है। अगर मैं एक सूटकेस की पैकिंग एफिशिएंसी पूछूं, उसका फॉर्मूला पूछूं, तो तुम बोलोगे सूटकेस की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होगी नंबर ऑफ क्लोथ्स पैक्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सूटकेस इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला खुद भी बन सकता है ना, कि कितने अच्छे से सूटकेस पैक हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने कपड़े आ रहे हैं, कितनी वॉल्यूम में आ रहे हैं, इनटू 100। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये समझ आया सूटकेस का? येस और नो है? हाँ मयंक, समझ आए मयंक? नहीं नहीं समझ आया, ठीक है। अब बात ये आ रही है पैकिंग एफिशिएंसी में, अगर अब सूटकेस को भूल जाते हैं और हम वापस आते हैं यूनिट सेल पे, तो हर एक यूनिट सेल अलग तरीके से पैक करता है पार्टिकल्स को, राइट। तो अगर मैं एक पैकिंग एफिशिएंसी किसी यूनिट सेल की देखना चाहता हूँ, तो पैकिंग, इसमें पैक क्या होता है, क्या चीजें डाली जाती हैं इसके अंदर? हाँ, पार्टिकल या एटम। तो अगर मैं बोलूँ इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, तो तुम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला खुद बता सकते हो। हाँ, नंबर की जगह हम ले लेते हैं वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम ऑफ एटम्स पैक्ड है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, हाँ वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला इतना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है समझना, ये समझ आ गया सबको, येस और नो? अच्छा, ऑनलाइन वाले तो डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। माधव, ये फॉर्मूला क्लियर है? तो अब हर एक
सो आई वाज सेइंग हर एक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जा सकती है और एक एक करके निकालते हैं। पहला जो हमने यूनिट सेल पढ़ा था वो क्या था? प्रिमिटिव यूनिट्स। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले को कहना है ऑल्सो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगी? सपोज एटम का रेडियस है आर, आर इज द रेडियस ऑफ एटम। तो वॉल्यूम, एक एटम क्या होता है? स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होती होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। ये एटम की वॉल्यूम हो सकती है अगर आर रेडियस ऑफ एटम है। और अगर मैं बोलूं एक एटम होते हैं या जेड एटम होते हैं एक यूनिट सेल में? जेड होते हैं ना एटम्स। टोटल हमने बोला हर एक यूनिट सेल में जेड की वैल्यू चेंज होगी, पर जेड नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन वन यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय, अगर सपोज साइड, एक क्यूब की साइड ए है, ए इज द एज लेंथ, क्या बोलते हैं उसे? एज लेंथ। एज लेंथ मतलब यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? ए क्यूब इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, z नंबर ऑफ एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये वाली बात समझ में आई सबको? यस और नो? तो अब अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में in the primitive unit cell can I find packing efficiency directly? packing efficiency का फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ई क्यूब इंटू 100। अब देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमें अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना होगा, तभी चीजें सिंप्लीफाई होंगी। तो ए और आर में कैसे रिलेशन निकलेगा ये सोचो। तो ये हमारा यूनिट सेल है, इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर हमारा एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो होता ही है क्योंकि तुमने देखा था पैकिंग में ये सारे एक साथ पैक होते हैं, है? हाँ, A इक्वल टू 2R हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो यहां पर जब ये पैकिंग होगी तो हम कह सकते हैं ये A, यहां पे जो एज लेंथ थी A, उसमें इसके 2 रेडियस आ जाएंगे। तो जो A होगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2R। A इज इक्वल टू 2R। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो इन प्रिमिटिव यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2R। तो A इज इक्वल टू 2R, तो A को 2R A रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? Z इंटू, Z कितना है इसका? Z होता है 1 प्रिमिटिव का, वो भी रख देते हैं। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2R का होल क्यूब इंटू 100। अगर अब तुम गौर करो तो यहाँ पे R और R कट जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो इनको तुम या तो कैलकुलेट करो या याद करो। कितना परसेंटेज होता है, किसी ने याद किया? 52 पॉइंट, बोलो स्तुति कितना होता है? नहीं याद? देख के बताओ बुक खुली हुई। 52.4। ठीक है, ये तुम याद कर लो। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे आर से आर कट जाएगा, बाकी सारा बच्चा नंबर्स ही हैं, कैलकुलेट हमें करना नहीं, हमेशा वैल्यू यही आएगी 52.4%। एक बार दोबारा समझाऊँ आशीष? आ गया समझ? देखो यहाँ पर हमारे पास z जो है ये तो 1 हो गया था क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है ना? a इज इक्वल टू 2r है, a के एज लेंथ जो है वो 2 रेडियस के बराबर है, तो a को मैंने 2r रख दिया। अब r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, 4/3 पाई बचेगा, और उसको रिलेशन में उसकी वैल्यू निकालोगे तो 52.4% आएगा। ये तुम लर्न करना है। क्लियर है? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट ट्राई करें। नोट कर लिया या आगे बढ़ूं मैं? यश कर लिया नोट? ये डायग्राम बनाना जरूरी होता है ये वाला, वैसे तो अब थ्योरेटिकल पेपर नहीं है पर फिर भी अभी। हाँ बोलो। हाँ वो उन्हें बोल दे कि रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं।
नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो ग्रुप पे लिख दे, सर विल सेंड रिकॉर्डिंग, नेटवर्क इज पुअर। यहाँ पे आर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की यूनिट सेल पे, दैट इज बॉडी सेंटर। पहले करें, नहीं फेस सेंटर कर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कर। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही रहने वाला है। आशीष नोट किया है ना सब कुछ, पिछली बार की तरह तो नहीं। पैकिंग एफिशिएंसी Z इंटू वही फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 100, यही है ना पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यही लगाना है। अच्छा इसके अंदर Z की वैल्यू बताना मुझे विराज। Z की वैल्यू 4, फेस सेंटर में हमने किया था, ठीक है। अच्छा अब हमें ये देखना है कि फेस सेंटर वाला जो, ये तुम मेरे साथ ये वाला फिगर बनाओगे, सपोज दिस इज फेस। अब जो फेस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है वो कॉर्नर वालों के साथ टच में तो होगा, तो जो फेस पे सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे एक प्रेजेंट है और ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो होता क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं। अगर एज लेंथ तो हमें पता है ए थी, ये ए है, ये ए है, और इसको तुम ए बी सी लिख दो और इसको साइड में थोड़ी सी मैथ्स कर देना सो दैट अच्छा लगे। ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a आएगा, तुम करके देख लेना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2a, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है सबको? तो इसमें कितने रेडियस आ रहे हैं? 1 2 3 और 4 रेडियस आ रहे हैं। 4 रेडियस इज इक्वल टू ए सी, तो आई कैन से 4r इज इक्वल टू रूट 2a, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 रूट 2r, ये बोल सकता हूं। ये समझ आया या रिपीट करूं? बोलो, समझाऊं? देखो ए सी स्क्वायर, जो ए सी है ये पाइथागोरस से, तो ये a और a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है आशीष? फिर 2a स्क्वायर हो गया, ए सी का अंडर रूट, ए सी लिया तो अंडर रूट 2 आ गया, और a का अंडर रूट हो गया a, यहाँ तक क्लियर है? फिर ए सी जो है, अगर तुम ए सी को देखो, यहाँ पे एक रेडियस, तो ये दूसरा रेडियस, तो ये तीसरा रेडियस, और ये चौथा रेडियस। तो जो ए सी है उसमें इस स्फेयर के कितने रेडियस आ रहे हैं? 4। ये समझाऊं दोबारा? आ गया समझ आशीष? तो 4r इज इक्वल टू रूट 2a, तो रूट 2 से अगर मैं इधर का 2 इंटू 2 में से रूट 2 काट दूं तो बचेगा 2 रूट 2 r। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू 2 रूट 2r, तो इसको इसमें डाल दिया। 4 हमारा ये था 4/3 पाई आर क्यूब, स्तुति क्या है इसका वैल्यू देख के बताओ? 2 रूट 2r का होल क्यूब इंटू 100, तो आंसर आता है इसका 74%। यश आ गया समझ? माधव, यश नोट किया पूरा डायग्राम के साथ? ठीक। लास्ट बॉडी सेंटर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर।
दैट इज BCC। BCC में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें फिगर समझना ज़रूरी है। इस बार एक क्यूब की फिगर अच्छे से बनाना। देखो, पहली बात तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना मुझे। स्तुति, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए। Z ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब तुम ये बात समझो, जो बॉडी सेंटर है उसमें ना टच वो फेस पे करेंगे, फेस पे टच नहीं करेंगे। कौन सा, देखो एक सेंटर के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है एक यहाँ पे स्फेयर, एक स्फेयर प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर यहाँ पे। ये जो बॉडी के सेंटर वाला है ये किसके साथ टच में होगा? एक जो दूसरे एंड का है और एक जो इस एंड, इनके साथ। मतलब ये समझो, देखो ये कोना है एक, किस, ये कोना है हमारा उधर से ही देखो। ठीक है, ये कोना जो तुम्हें देखो हाथ पे दिख रहा होगा, इस कोने पे एक पार्टिकल है, एक बॉडी के सेंटर पे, तुम्हारे रूम के बिल्कुल सेंटर में, और एक इस कोने पे। मतलब समझो डायगनली ऑपोजिट एंड देखो, एक इधर तो एक उधर, एक इधर और एक उधर। तो द पॉइंट इज कि एक इस पे है, एक उस पे, और एक बीच वाला सेंटर वाला लिया जा रहा है। तो यहां पर जो ये डायगनल आएगा, ये वाला जो डायगनल है, दिस इज नॉट फेस डायगनल, दिस इज बॉडी डायगनल। ये क्या है? बॉडी डायगनल। और बॉडी डायगनल को कैसे बनाएंगे? हमें एक साइड लेनी पड़ेगी और एक फेस डायगनल लेना। कुछ ऐसे बनेगा ये। इसके अंदर एक तो ए हो गया, ये तो ए हो गया क्योंकि ये साइड है। ये वाला एंड का क्या होगा? ये फेस डायगनल है। फेस डायगनल अभी हमने निकाला था, ये क्या होता है? √2a। और ये जो होगा ये बॉडी डायगनल, बॉडी के बीचों बीच से निकलेगा। तो इसको अगर तुम निकालना चाहो ABC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर करोगे 2a स्क्वायर आएगा। तो दिस विल बिकम 3a स्क्वायर और AC विल कम आउट टू बी √3a। ये वाली बात समझ में आई या नहीं? आ गई। अब इसके अंदर हम बात करें, अगर ये एक रेडियस, एक और, एक और एक और, 4 रेडियस आएंगे अगेन इसमें, है ना? तो आई कैन से 4r इज इक्वल टू √3a और a इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं a को इधर पैकिंग एफिशिएंसी में। तो z कितना है इसका? z कितना होता है बॉडी सेंटर का? 2। तो 2 इंटू 4/3, अच्छा r³ डिवाइड बाय 4/√3r होल क्यूब इंटू 100। कितना परसेंटेज आता है? 68%। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन है पैकिंग करने में? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर या प्रिमिटिव? फेस सेंटर। कितना परसेंट पैक कर लेता है वो? 74। उसके बाद बॉडी सेंटर। और सबसे बुरा कौन है? प्रिमिटिव। ठीक है, अच्छा अच्छा, जो लैटिस होते हैं, लैटिस की कितने टाइप्स होते हैं? 14। यूनिट सेल जो हमने पढ़े वो 3 थे, पर लैटिस 14 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनको बोलते हैं ब्रवाइस लैटिस। बस नाम याद रखना है। लैटिस क्या होता था? लैटिस बड़ा होता है और यूनिट सेल छोटा होता है। तो यूनिट सेल तो हमने 3 टाइप मेन पढ़े, पर जो लैटिस होते हैं वो 14 टाइप के होते हैं। इनका बस नाम याद रखना है और इनके बारे में और कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस दैट आर कॉल्ड ब्रवाइस लैटिसेस। ठीक है, बट यूनिट सेल के टाइप्स हमने यहीं पे आज किए और ये पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशंस करी। ठीक है, तो इसी के साथ बस एक फॉर्मूला और रह जाता है
सॉलिड स्टेट को खत्म करने में, और वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फिर इसके बाद चैप्टर खत्म। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो सपोज तुम्हारे पास कोई भी चीज है, सपोज तुम्हारे पास कोई भी कॉइन है, सपोज वो कोई कॉइन है, तो ये कॉइन किसका बना है? मेटल का। ठीक है, अब मेटल जो है, मेटल किस फॉर्म में होता है? मेटल इज अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है, और लैटिस के अंदर क्या होता है? हमने देखा यूनिट सेल होता है। मतलब हर एक मेटेलिक चीज हो या नमक हो या चीनी हो, ऐसे क्रिस्टल चीजें होती हैं जो उनके अंदर यूनिट सेल होते हैं। होते कि नहीं होते, ये हमने अभी पढ़ा है। छोटे छोटे यूनिट सेल हर एक के अंदर होंगे, जैसे हमने पढ़े वैसे ही यूनिट सेल होंगे इनके अंदर भी, जब हम इनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब मेटल की भी तो डेंसिटी होती है ना मेटल की। अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी हो तो क्या मैं उसकी लैटिस की डेंसिटी या उसकी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बोल सकता हूँ? क्योंकि डेंसिटी तो छोटी चीज, छोटे से पार्ट की भी उतनी होगी और बड़े से पार्ट की भी उतनी होती है। डेंसिटी तो बराबर रहती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम एक लिक्विड है वाटर का इस पार्ट में ज्यादा डेंसिटी है उस पार्ट में कम, ऐसा तो नहीं होता। तो डेंसिटी तो बराबर होती है। तो चाहे मैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल की बात करूं किसी भी, या मैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करूं, मतलब ईंट की जो डेंसिटी होगी वही तो दीवार की डेंसिटी होगी। अगर ईंट की जो डेंसिटी है, क्योंकि दीवार तो ईंट से ही बनी है, तो यूनिट सेल की डेंसिटी ही मटेरियल की डेंसिटी होती है। ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर डेंसिटी यही है तो डेंसिटी को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें मास किसका होगा? यूनिट सेल का होगा या एटम का होगा? यूनिट सेल तो इमेजिनरी है ना, यूनिट सेल थोड़ी कुछ है। तो किसका होगा? मास ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यूनिट सेल की होगी ना। ये वाली बात सबको क्लियर है? तो मास ऑफ एटम निकालना है, तो मास ऑफ एटम, जितने एटम्स है वो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिमिटिव में एक एटम होता है तो एक का मास लेंगे, और फेस सेंटर में 4 होते हैं तो 4 का मास लेंगे। तो Z इंटू मास ऑफ 1 एटम होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होती है? AQ होती है कि नहीं? यहां तक सबको फॉर्मूला क्लियर है? यस और नो? यस क्लियर है ये? अब मास ऑफ 1 एटम कैसे निकाले हम? इसके लिए ना थोड़ा सा मूल कंसेप्ट की जरूरत है। मुझे पता है 11th वीक होगी तुम्हारी थोड़ी, तो इसमें थोड़ा सा मूल कंसेप्ट लगाना है। तुम्हें पता है मास ऑफ 1 मोल एटम होता है मोलर मास। ये पता है मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल कितने होते हैं? यस, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, वो मोलर मास के इक्वल होता है। अगर मैं मास ऑफ 1 एटम लेना चाहूं तो कैन आई राइट इट एज मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी कि ये तो एवोगाड्रो नंबर था, ये नीचे जाएगा। ये वाली बात समझ में आई या रिपीट करूं? क्लियर और रिपीट बोल दो। क्लियर सबको? मतलब मैं कह रहा हूं देखो, एक मोल एटम का मास मोलर मास होता है। तो एक मोल का मास कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास होता है मोलर मास, मोल का मास। अब मोलर मास तो हम निकाल लेते हैं, जैसे वाटर का 18 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, जो हम एटॉमिक नंबर से ही मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो इतने एटम का मास मोलर मास, तो एक एटम का मास ये नीचे जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिटरी मेथड से, तो ये हो जाएगा m/na।
तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं मास ऑफ वन एटम की जगह, इस जगह पे इसको यहाँ पे पुट कर दूं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब इसके देखो न्यूमेरिकल करने हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल होते हैं इस फॉर्मूले पे। अगर तुम खुद कर लोगे तो वेल एंड गुड, मैं डाउट्स ले लूंगा तुम्हारे। अब तुम्हारा टेस्ट कब है, ट्यूसडे को सॉलिड स्टेट का। ठीक है, ट्यूसडे को 6 बजे। अब बात आती है यहाँ पे